हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और किस किस टाइप की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहले हम कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी को हम रिलेट करते हैं पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी से हम इसको रिलेट करते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं संभावना। किसी भी चीज की कितनी संभावना होने की या फिर ना होने की, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको रिलेट करते हैं किससे, पॉसिबिलिटी से, सॉरी प्रोबेबिलिटी से। या फिर आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही क्या है, रिलेटेड है। अब इसको समझे कैसे। किसी भी चीज की, कोई भी इवेंट में बोल रही हूँ, जैसे आज बारिश होगी तो बारिश के कितने परसेंट चांस है, या फिर बोल सकते हो आप कितनी संभावना है कि आज बारिश होगी और कितनी संभावना नहीं है कि आज बारिश नहीं होगी। तो ये हमारे पास कितने इवेंट हो गए, दो इवेंट हो गए। एक संभावना है कि बारिश होगी, एक संभावना नहीं है कि बारिश नहीं होगी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ही होती है। मेरे को एक एग्जाम्पल याद है जो कि मेरे को 10th स्टैंडर्ड में दिया था मेरी टीचर ने। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे कि मतलब एक तरीके से वो एग्जाम्पल ऐसा था कि मुझे आज तक याद है। प्रोबेबिलिटी का जब भी मैं चैप्टर करती हूँ तो वो हमेशा मेरे को याद आता है। एग्जाम्पल क्या था कि उन्होंने बोला था, एक इवेंट है मैं बता रही हूँ, आपको बताना है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। जैसे मेरी छत है, रूम की छत है, इससे एक शेषनाग निकल कर आएगा और वो मुझे खा जाएगा। तो आप बताओ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी हम कितनी मानेंगे, बिल्कुल जीरो मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कोई चमत्कार चल नहीं रहा है कि मेरी छत से कोई शेषनाग निकलेगा और मेरे को खा जाएगा। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो ऐसे जो इवेंट है जिनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है, जिसको हम सोच ही नहीं सकते, तो उनको हम कैसे इवेंट बोलते हैं, नल इवेंट हम बोलते हैं। तो जो घटनाएं होती हैं बेसिकली उनकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बस इसको मापने का जो तरीका है वो हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकली हो जाता है, बट चीजें हमारी सेम है जो कि हम रियल लाइफ में लेते हैं। किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी वो हम निकालते हैं यहाँ पर मैथमेटिकली। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, जिस इवेंट की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। इट मींस कि उसकी जो न्यूमरेशन होगी वो कितने परसेंट होगी, या फिर कितनी न्यूमरेशन होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, इस तरीके से। और नीचे हमारे पास क्या आ जाता है डिवीजन में, टोटल आउटकम, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, फेवरेबल आउटकम डिवीजन में हो जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन। मान लिया कोई एक कॉइन है जो कि उछाला जा रहा है, ठीक है, एक सिक्का हम उछाल रहे हैं। तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो उछालने पर हमारे पास हेड आ सकता है, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये तो है नहीं कि हम दोनों मान लेंगे, हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके टोटल आउटकम कौन कौन से हुए हमारे पास, या तो हेड या फिर टेल। अगर कोई भी कॉइन हम उछाल रहे हैं, एक हेड और एक टेल ही हमारे पास आएगा। अगर वो सिक्का दोनों तरफ से हेड या फिर दोनों तरफ से टेल नहीं है, तो एक तरफ हमारे पास टेल है और एक तरफ हेड है, जो कि हमारा सिंपल सिक्का होता है। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम उसको उछाल रहे हैं तो हमारे पास हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप सिंपल सी बात पॉसिबिलिटी मानकर चलोगे तो क्या क्या सोचोगे आप, आधी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड आएगा, आधी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, टेल आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हाफ हाफ हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली समझे तो यहाँ पर देखो, हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है हमारे पास हेड। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए इस इवेंट के, 1 हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं टोटल आउटकम के, टोटल कितने आ सकते हैं, हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है, या फिर कुछ और भी है तो वो कितनी बार आएंगे। तो टोटल कितने होंगे, यहाँ पर बेसिक बात है 1 और 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जब एक सिक्का उछाला जा रहा है तो हमारे पास हेड आना चाहिए, ये क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकली भी अगर हमने निकाला तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2, जो कि हमने क्या निकाली थी, पॉसिबिलिटी निकाली थी कि हाफ हाफ दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। तो बेसिक बात क्या है कि अगर आपने पॉसिबिलिटी निकालनी सीख ली तो आप प्रोबेबिलिटी में कभी भी मात नहीं खाओगे, सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं P ऑफ A बाई B हमारे पास क्या है, इसको क्या कैसे निकालते हैं।
अब देखो ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या था, सिर्फ ए था, बट यहां पर हमारे पास क्या है, ए बाई बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका मीनिंग क्या है। अब यहां पर हमारे पास कितने इवेंट थे, ओनली एक ही इवेंट था कि हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, बट यहां पर हमारे पास कितने इवेंट होंगे, 2 इवेंट होंगे। अब 2 इवेंट वो किस तरीके से हमें गिवन होंगे, यहां पर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सॉरी यहां पर आप इवेंट ए भी डाल सकते हो, इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी has already occurred। अब यहाँ पर देखो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें गिवन है कि जो बी इवेंट है वो ऑलरेडी ओकर हो चुका है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जो हमारा बी इवेंट है उसकी जो पॉसिबिलिटी है या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑलरेडी वो डिफाइन हो चुकी है कि क्या हमें यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आई है। तो अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं P ऑफ A बाई B या फिर हम डिफाइन करते हैं P ऑफ B बाई A। अब यहाँ पर हमारे पास कौन से इवेंट की निकालनी थी, A इवेंट की, और B हमारा ऑलरेडी ओकर हो चुका था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, B इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A इवेंट ऑलरेडी हमारा ओकर हो चुका होगा। अब इन दोनों के फॉर्मूले क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो P ऑफ A बाई B, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B, डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा P ऑफ सॉरी यहाँ पर P ऑफ B। सिमिलर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा A इंटरसेक्शन B में फेवरेबल आउटकम कितने होंगे और उसकी हेल्प से आप निकालोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले इस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और जो B इवेंट है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए या फिर आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद इन दोनों को हमें डिवाइड कर देना है, तो जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A बाई B। इट मीन्स कि A इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी जब जो B इवेंट है वो ऑलरेडी ओकर हो चुका होगा। सिमिलर यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, A इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब इनको याद कैसे रखना है, यहाँ पर देखो ये जो फंडा है आपको ये नहीं पता, यहाँ पर आपको दे दिया, यहाँ पर E दे दिया, यहाँ पर कोई F इवेंट दे दिया। अब यहाँ पर A और B तो आप अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें E और F गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि गिवन दैट से पहले आपके पास कौन सा इवेंट है, क्या देखना है, गिवन दैट से पहले आपके पास कौन सा इवेंट है उसको आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गिवन दैट के बाद जो इवेंट होगा उसको लिखोगे आप बाई में। अब यहाँ पर हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ E बाई F। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास दोनों का क्या होगा इंटरसेक्शन और नीचे हमारे पास क्या होगा, जो नीचे हमारा बाई में जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ F। क्लियर है कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से गिवन है डेफिनेशन के फॉर्म में, तब हमें उसको कैसे निकालना है, गिवन दैट से पहले वाला ऊपर आएगा और गिवन दैट के बाद वाला हमारा बाय में चला जाएगा। होप कि आपको जो फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड F आर टू इवेंट सच दैट P of E is 0.6, P of F is 0.3, P of E intersection F is 0.2, find कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोनों हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बार E इवेंट हमारा, एक बार E की निकालनी है, F हो चुका है, फिर F की निकालनी है और E हमारा ओकर हो चुका है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ हमें क्या दी गई है, प्रोबेबिलिटी की सिर्फ वैल्यू हमें गिवन है। तो डायरेक्ट अगर हमें वैल्यूज गिवन है तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मुलेट हमें करना है। तो यहाँ पर देखो P ऑफ E बाई F हमारे पास क्या आ जाएगा,
ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा P ऑफ F। सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है 0.2 और यहाँ पर P ऑफ F की वैल्यू है 0.3। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे यहाँ पर पॉइंट और ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब देखो अगर हमें निकालना है P ऑफ F बाई E तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा P ऑफ E। अब यहाँ पर देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया F इंटरसेक्शन E, बट यहाँ पर क्या था E इंटरसेक्शन F। अब कई भाषा ये भी बोलेंगे कि आपने यहाँ पर हमें ये तो बताया नहीं कि ये हमें निकालना है या फिर हमें गिवन मिलेगा। तो देखो भाई इंटरसेक्शन आपका इंटरसेक्शन होता है, चाहे ए इवेंट को आगे लिखो चाहे इसको पीछे लिखो, इवेंट में हमारे पास कॉमन पॉइंट ही होते हैं यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर इसको ए इंटरसेक्शन एफ लिखो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आती है। मान लो आपके पास दो सेट है, जब आपने सेट का कंसेप्ट किया तब ये चीज समझी होगी, दो सेट आपके पास और दोनों में मान लिया हम आपके पास दो ही नंबर कॉमन है, तो आपके पास सेट तो सेम रहेंगे ना, कॉमन पॉइंट भी सेम रहेंगे, चाहे आप इसको ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए की फॉर्म में। तो जो आपके जो पॉइंट्स है वो तो आपके क्या है सेम है, या फिर आप बोल सकते हो जो इवेंट है एलिमेंट है वो क्या है आपके सेम ही है। तो यहाँ पर इसको भी आप यही मानोगे और इसको भी आप क्या मानोगे, यही मानोगे, क्योंकि इसको आगे पीछे लिखने में इसमें कोई भी हर्ज नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 और P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो P ऑफ F बाई E आ जाएगा हमारे पास 1/3। क्लियर हो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। अब डेफिनेशन की फॉर्म में हमें गिवन है, देखो ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक एक डाई है जो फेंका जाता है। यहाँ पर देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम is 10 or greater than if 5 appear on the first die। a pair of dice, जो आपके पास लूडो का डाइस होता है ना वो फेंका जाता है, दो एक साथ फेंके जाते हैं। एक तो हम एक फेंक रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 ही नंबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि दो हैं एक साथ उछाल रहे हैं उनको, तो वहां पर हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10। जब हम डाइस को फेंक रहे हैं दोनों डाइस को, तो उन पर जो नंबर आ रहे हैं उनके जो सम है वो या तो 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो। इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, तो यहाँ पर कितने इवेंट क्रिएट हो गए, दो इवेंट क्रिएट हुए। अब देखो इफ से पहले हमें एक इवेंट ये गिवन है कि उनका जो सम है या तो 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो, और दूसरा इवेंट हमें गिवन है 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई। इट मीन्स कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये ऑलरेडी ओकर हो चुका है इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई। तो यहाँ पर ए इवेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बी इवेंट हमारे पास ये हो जाएगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे ए बाय बी। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस डिफाइन करो। सैंपल स्पेस सभी को पता होगा क्या होता है कि जो जो आपके पास आउटकम आते हैं उनको हम राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आउटकम क्या होंगे, पेयर ऑफ डाइस के जो जो वैल्यूज होंगी, फर्स्ट डाइस पे क्या आएगा सेकंड डाइस पे क्या नंबर आएगा, वो वैल्यूज आपके पास होंगे। सो दोनों पर 1 आ रहा है, एक पर 1 आ रहा है, एक पर 2 आ रहा है, इस तरीके से एक पर 1 आ रहा है, एक पर 6 आ रहा है। सिमिलर एक पर 2 आ रहा है, दूसरे पर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है दोनों पर, और लास्ट में 2 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हर तरीके से आपको सोचना है, पहले पर 2 आ रहा है, दूसरे पर 1 आ रहा है, तो फिर उस पर भी 1 देखना है और उस पर भी 2 देखना है। तो दोनों ही तरीके से आपको ये लेनी है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। सिमिलर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। सिमिलर यहाँ पर 5 1 5 2 अप टू 5 6 6 1 6 2 एंड अप टू 6 6। अब यहाँ पर देखो टोटल 6 6 नहीं, टोटल आउटकम आपके कितने होंगे 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसकी न्यूमरेशन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसमें कितने आपके काउंटिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 36 आपके टोटल आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36।
अब सबसे पहले ए इवेंट के डिफाइन करो और बी इवेंट के डिफाइन करो। अब सॉरी यहाँ पर इवेंट ए में देखो, इवेंट ए में हमारे पास क्या क्या आएगा। अब देखो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आएंगे इसमें, जिसमें हमारे पास सम या तो 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो। अब इस सीरीज में किसी का भी सम 10 नहीं है, इसमें भी किसी का 10 नहीं है, इसमें भी किसी का भी 10 नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ इस नंबर का सम क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ए इवेंट में सबसे पहले आएगा 4 6। अब 5 के साथ 5 ऐड होगा तब 10 आएगा, 5 के साथ 5 ऐड करेंगे तब 10 आएगा, और 5 के साथ 6 ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा 10 से। अब 6 की सीरीज में 6 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 6 4 6 5 में 11 और 6 6 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो ये वो हमारे इवेंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो सम है या तो 10 आ रहा है या फिर 10 से ज्यादा आ रहा है। तो इसकी न्यूमरेशन करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 और 6। एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 6। अब अगर हमें निकालना है पी ऑफ ए तो क्या निकलेगा हमारे पास, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हमारे पास टोटल है 36, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। सो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, 1/6 आएगी। अब हम निकालेंगे इवेंट बी में क्या क्या आएगा। अब इवेंट बी क्या डिफाइन कर रहा है कि जो फर्स्ट डाई है उस पर हमारे पास 5 नंबर आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही जो लाइन है हमारी 5 की, इसमें हमारे पास 5 अपीयर है ऑन द फर्स्ट डाई, और सभी में क्या है, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3 इसमें 4 इसमें 6। तो ये हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन आएगी इसके अंदर, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। सो टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। सो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6। अब पी ऑफ बी निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 6/36, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये चीज देखो, सिर्फ हमारे पास एक तो ये वाला कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 के सिर्फ हमारे पास 2 ही आए हैं, ये 5 5 और ये 5 6 और ये हमारे पास 2 यहाँ पर है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 5 5 एंड 5 6। अब अगर हम यहाँ पर निकालेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो टोटल कितने हैं, इवेंट यहाँ पर हमारे पास 2 है, और अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि टोटल में से हम इसको निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/18। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इवेंट ए बाय इवेंट बी। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रही हूँ हल्का सा। सो पी ऑफ ए बाय बी हमें निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है 1/18 एंड डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/18 मल्टीप्लाई 6/1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी इसकी, 1/3 आएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या तो डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन होगा या फिर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है या फिर ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है इवेंट ए कौन सा है और इवेंट बी कौन सा है। आप इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, ये अलग इवेंट है और ये अलग इवेंट है। यहाँ पर आपको गिवन दैट भी मिल सकता है, कुछ और भी आपको मिल सकता है, बट यहाँ पर आपको इवेंट सिर्फ 2 ही गिवन होंगे, तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी। अब देखो नेक्स्ट रूल हमारे पास है, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन P ऑफ A बाई बी इज इक्वल्स टू P ऑफ B, जहाँ पर P ऑफ B हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा और P ऑफ B बाई A हमारा P ऑफ B के बराबर होगा और P ऑफ A हमारे यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा। अब ये हम कब अप्लाई करेंगे और इसका यूज क्या है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन गिवन है
और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी जो इवेंट है वो आपके इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस चीज के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, या तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करो या फिर आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करो विद मल्टीप्लीकेशन रूल। एंड लास्ट में आपके पास सिर्फ यही कंडीशन आएगी जो कि मल्टीप्लीकेशन रूल से क्रिएट होती है। अब मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी पी ऑफ ए बाई ए बाई बी, जो कि हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अब अगर इस पी ऑफ बी को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, कहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी। और यहां पर देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी ऑफ ए बाई बी हमारे पास किसके इक्वल है, पी ऑफ ए के इक्वल है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कंडीशन हमारे पास कहां से निकलती है, एक ये डेफिनेशन यूज होती है और एक आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, जो कि हमारा अब हमने यहाँ पर यूज किया था। तो एंड लास्ट हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, सेम हमारे पास ये कंडीशन आई। इट मीन्स कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जो आपके इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, ये वाली कंडीशन। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं होती है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है किस तरीके से ये आपका क्रिएट हुआ और कैसे आपको चेक करना है। अब देखो एक क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.60 इज इक्वल, यहाँ पर P ऑफ A हमारे पास है 0.2 और हमें निकालना है P ऑफ B। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से गिवन है, जैसे P ऑफ A इज इक्वल्स टू 60%, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अगर आपको टोटल नंबर निकालने हैं किसके, सैंपल स्पेस के, तो वो क्या होता है हमारे पास, ये इस तरीके से होता है। इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लो। तो कभी भी अगर आपको परसेंट में गिवन है तो डायरेक्ट आपको वहां पर 60 नहीं लिखना। अगर आपको टोटल यहाँ पर नहीं गिवन है आउटकम का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/100 से। तो ये आपकी 60% प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होती है। सिमिलर आपको यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर उतनी ही जीरो हम नीचे 1 के आगे लगा देंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया था इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, P ऑफ B, और हमें क्या गिवन है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे जो कि हमारे किसका है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.60 दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और इसको एज इट इज रख लेंगे। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 0.60 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाती है। अब इसके बाद में मैं जीरो लगा लूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बाद चाहे मैं 20 जीरो लगा दूं, 30 जीरो लगा दूं, 100 जीरो लगा दूं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ 0.2 ही रहेगा। तो यहां से हम इसको काट भी सकते हैं और ये हमारे पास पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। सो P ऑफ यहाँ पर हमारे पास B आएगा, क्योंकि हमें B की निकालनी है। सो P ऑफ B हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। P ऑफ B इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से आपको इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। जब हमें क्या गिवन हो, या तो आपको क्या गिवन होगा, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी गिवन होंगे, आपको कोई वैल्यू निकालने को बोलेगा, या फिर आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आपको इंडिपेंडेंसी चेक करने को बोलेगा, या फिर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हमने निकाले थे उस टाइप से गिवन होगा, और आपको पूछा जाएगा कि ये जो इवेंट है वो आपके इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो डेफिनेशन के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से सारी वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है। सो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आपको गिवन है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे पास है लेट E1 E2 अप टू En बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस
and each of the event has non-zero probability of occurrence if A be any arbitrary event associated with S, then P of A. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक सैंपल स्पेस है हमारे पास और उसका क्या कर दिया गया है, यहाँ पर n इवेंट में पार्टीशन कर दिया गया है। अब n इवेंट में पार्टीशन आप किस तरीके से बोल सकते हो, ये मान लो आपका क्या है, सैंपल स्पेस है, इसको एज अ सेटअप काउंट कर लो। तो ये हमारा E1, ये हमारा E2, ये हमारा E3 और इस तरीके से ये हमारे कितने बना दिए हैं, n इवेंट बना दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी पार्टीशन होती है। और एक चीज इनमें कॉमन क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों इवेंट के बीच में सेपरेटली कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा फाई के इक्वल होगा। ये होता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। उसके बाद बोला है कि जितने भी इवेंट हैं सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है। इट मीन सभी की अगर हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सभी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ए कोई भी आर्बिट्ररी इवेंट है जो कि इस एस के साथ एसोसिएटेड है, देन पी ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई इवन। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लास्ट तक जितने भी इवेंट है सभी का हमें क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा इस चीज का, ये क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो समझने की बात क्या है, ये कब अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने इवेंट बन गए, n इवेंट हमारे बन गए और n की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते जो कि क्या है, नॉन जीरो। अब यहाँ पर कोई a इवेंट है जो कि सिर्फ एसोसिएटेड है s के साथ, ये इन n इवेंट में से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलग अलग मानोगे तो इन n इवेंट में वो नहीं है। अगर आप इनको सभी को ऐड कर लो, फिर 3-4 को ऐड करके एक बना दो, इस तरीके से आपका कोई ए इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आते हैं बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम भी क्या है, सेम टू सेम ये इसी तरीके से, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंस पे है। इफ इवन E2 अप टू En आर नॉन एम्प्टी इवेंट which constitute a partition of sample space। सिमिलर यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि एक सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या है, n इवेंट के अंदर, और सभी के सभी जो इवेंट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। इट मीन्स कि उनका जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारा जीरो नहीं है। उसके बाद E1 E2 अप टू En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। यहाँ पर ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट। एक तो होता है डिसजॉइंट, कोई भी दो इवेंट उठाएंगे हम, उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। बट पेयर वाइज डिसजॉइंट कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो कि दो लगातार इवेंट हम मान रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, इस तरीके से कुछ इवेंट है जिनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे वो डिसजॉइंट होगा। बट अगर हम फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं या फिर कोई अलग अलग ले रहे हैं जो कि आपके पेयर वाइज में नहीं आते हैं, वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। इवन E2 अप टू En सभी का यूनियन आपका S होगा। ये इन्होंने बोल दिया है कि इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस को शो करेगा। एंड A इज एनी इवेंट नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन आपके पास A कोई भी इवेंट इन्होंने दे दिया कि A कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, P ऑफ EI डिवाइडेड बाय A। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके साथ, जितने भी आपके E इवेंट है उनके साथ इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जिसका फॉर्मूला होगा P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाई EI। डिवीजन में आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, सभी जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है इनका सभी का समेशन। यहाँ पर J की वैल्यू 1 से N है और I की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर N तक I की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको ये निकालनी है। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि ये थ्योरम कब अप्लाई करनी है और ये थ्योरम कब अप्लाई करनी है, क्योंकि दोनों ही थ्योरम क्या है, सेम है, डिट्टो आप एक तरीके से इनको मान सकते हो। सिर्फ यहाँ पर ये चीज डिफरेंस है और थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर पेयर वाइज का है, और सारी चीजें क्या है, सेम टू सेम है। सेम सैंपल स्पेस हमें गिवन है, एक इवेंट हमें गिवन है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सिमिलर यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पार्टीशन आपको गिवन है, एन टाइम आपको पार्टीशन गिवन है।
तो क्या है, डिट्टो एक तरीके से आप इसको मान सकते हो। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, बाय एग्जांपल्स इनको समझेंगे कि कौन सा कहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखो क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है, एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। फिर से दूसरा बैग है जिसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है। वन बैग इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, वन बॉल ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 बैग गिवन है जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, और उनमें से रेंडमली एक बैग उठाया जाता है, और वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बैग हमने उठाया उसमें से हमें व्हाइट बॉल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लो इवेंट मानेंगे, इवन इवेंट हमने मान लिया, फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो रहा है उसके लिए, E2 इवेंट हम मान रहे हैं, सेकंड बैग हमारा सेलेक्ट हो रहा है, और ए हम इवेंट मान रहे हैं कि जो व्हाइट बॉल है वो हमारी ड्रॉन की जाती है। तो ये आपको खुद से राइट डाउन करना है एज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं मान रही हूँ इवन इवेंट। अब देखो इवन इवेंट क्या है कि हमारा फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ से इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 बैग हमें सेलेक्ट करना है और टोटल बैग हमारे पास कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। सिमिलर अगर हम सेकेंड बैग की निकालेंगे तो वो भी क्या होगी हमारे पास 1/2 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट बैग हमारा चूज हुआ है और उसमें से हम व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज P ऑफ A/E1। अब यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो आप, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब निकाल सकते हैं जब हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन हो। बट ना तो हम बॉल्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 4 है इसमें आपकी 6 है, आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पर इंटरसेक्शन की बजाय आप डायरेक्टली जो हमने डेफिनेशन की थी इंडिपेंडेंट के टाइम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसको आप क्या ले सकते हो, P ऑफ A के इक्वल इसको आप ले सकते हो। तो यहाँ से P ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, A में कितनी व्हाइट बॉल है हमारे पास 2 व्हाइट बॉल है, और टोटल कितनी है 6 व्हाइट बॉल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सिमिलर अगर हम सेकंड बैग से हम सेलेक्ट कर रहे हैं व्हाइट बॉल्स को, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर P ऑफ A/E2। यहाँ पर हम फिर से निकाल देंगे A इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड बैग के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 6 व्हाइट बॉल है और टोटल कितनी है हमारे पास 10 है। इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। अब हमें निकालना क्या है कि जो व्हाइट बॉल है वो हमारी ड्रा हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इट मीन्स कि व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम की थी। तो वहां से हमारे पास P ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। सॉल्व करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/2 इंटू A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड A/E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/5। सॉल्व कर देंगे 1/6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन है, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये हमारे पास हो जाएगा 30 का एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास आया 7 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जो कि हमारी ड्रा हुई। क्लियर है। अब हम बायस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि बायस थ्योरम और इसमें डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, A bag first contains 2 white and 3 red balls and bag second contains 4 white and 5 red balls। यहाँ पर बैग फर्स्ट है जिसमें 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। बैग सेकंड है, इसमें 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम
वन ऑफ द बैग, एक बॉल है जो कि रेंडमली निकाली जाती है किसी एक बैग से एंड फाउंड टू बी रेड, और वो कैसे निकलती है भाई, रेड कलर की वो बॉल निकलती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रेड बॉल वो निकली थी वो सेकंड बैग से निकली थी। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दो इवेंट हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दो बैग है तो इवेंट भी सिंपल सी बात है हमारे पास कितने होंगे, दो ही होंगे। मान लिया कि इवन हमारा फर्स्ट बैग से है कि जो बॉल है वो सेकंड फर्स्ट बैग से निकलेगी, और E2 हमारा वो इवेंट है कि जो बॉल है वो सेकंड बैग से निकलेगी। तो P ऑफ इवन अगर हम निकालेंगे तो सिमिलर जैसे पिछला क्वेश्चन था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, क्योंकि दो ही बैग हमारे पास है। सिमिलर E2 की हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। अब A वो इवेंट है कि जो रेड बॉल निकली है वो सॉरी जो बॉल निकली है वो हमारी कैसी है भाई, रेड है। A हमारा वो इवेंट है। अब हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू किसकी चाहिएगी भाई, E2 बाई ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब E2 बाई ए हमें क्यों निकालना है, यहाँ पर A बाई E2 क्यों नहीं, यहाँ पर देखो A है जो ऑलरेडी ओकर हो चुका है भाई, E2 तो हमें निकालना है कि जो बैग है वो हमारा कौन सा भी सेकंड बैग है जिससे बॉल निकली है। अब A हमारा कौन सा इवेंट था कि जो बॉल है वो हमारी कैसी है भाई, रेड कलर की निकली है। अब ये तो है नहीं कि बैग से हमने बॉल निकाली वो रेड कलर की थी और बाद में वो व्हाइट हो जाएगी, रेड है तो रेड ही रहेगी। अगर किसी पर्सन की भाई रेड से व्हाइट हो रही हो या फिर व्हाइट से रेड बन रही हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि कैसे बनती है वो रेड से व्हाइट या फिर व्हाइट से रेड। अगर हम किसी बैग से रेंडमली निकाल रहे हैं कोई बॉल तो जिस कलर की है वो उसी कलर की रहेगी, इट मीन्स कि वो रेड थी तो रेड ही रहेगी ना बाहर निकलने के बाद। तो ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है कि जो बॉल है वो हमारी निकल चुकी है और वो रेड ही है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी भाई, E2 जो कि हमारा सेकंड बैग है कि जो बॉल निकली थी वो किस बैग से निकली थी, सेकंड बैग से हमारी निकली थी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू बाइस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी P of E2 into P of A by E2। डिवीजन में हमारे पास क्या हो जाएगा P of E1 P of A by E1 प्लस P of E2 into P of A by E2। क्लियर है, यही हमारे पास फॉर्मूला था बाइस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। P E1 निकल गया हमारा, E2 निकल गया। अब P ऑफ A बाई E1 हम निकालेंगे। अब ये किसको शो कर रहा है कि जो बॉल है हमारी किससे निकल रही है भी, फर्स्ट बैग से हमारी निकल रही है जो कि हमारी किस कलर की थी, रेड कलर की थी। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है फर्स्ट बैग के अंदर 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/5। सिमिलर अगर हम निकालेंगे A बाई E2, अगर सेकंड बैग से निकल रही है भाई रेड कलर की बॉल तो रेड कलर की यहाँ पर बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 डिवाइडेड बाई 9, 5/9, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे। E2 हमारे पास 1/2, A बाई E2 दैट इज इक्वल्स टू 5/9। यहाँ पर आ जाओ, अब E1 हमारे पास 1/2, A बाई E2 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9, 1/2 इंटू 5/9। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 5/18, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3/10 प्लस 5/18। अब यहाँ पर देखो 9 इंटू 2 2 इंटू 5, ये हमारा 2 इंटू 5 है, ये हमारा 2 इंटू 9 है। तो 9 पंजे 45, 45 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5/18 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 90 एलसीएम। तो अब यहाँ पर देखो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 3 ये हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस फिर से एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5 5 और 5 25, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा भाई। ये हो जाएगा हमारे पास 90 ऊपर जाएगा 25 25 50 50 प्लस 2 52, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 52। सो ये आ जाएगी हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा क्या था कि जो बॉल निकली वो हमारी सेकंड बैग से निकल कर आई है। क्लियर है। अब हमने क्या कहा था
इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था जो कि था टोटल थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और ये हमारा बाइस थ्योरम के ऊपर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो सिंपल बात है, आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। वहां पर हमें क्या निकालना था कि जो बॉल हमारे पास आई, व्हाइट बॉल, जो कि हमें फर्स्ट बैग और सेकंड बैग दोनों से निकाला था, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो फर्स्ट से निकल रही है तो भी और सेकंड से निकल रही है तो भी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी कि जो बॉल है वो निकली है वो कैसी है, व्हाइट बॉल है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि उन्होंने बॉल पहले निकाल ली है और फिर वो बैग सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो सेकंड बैग से। डिफरेंस क्या है, वहां पर हमें बॉल की जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी व्हाइट की वो निकालनी थी, बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि जो बैग है जिससे वो निकल कर आई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंपल बात है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, टोटल यहाँ पर हमें किसी का नहीं निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक इवेंट की हमें निकालनी थी, और वहां पर जो भी इवेंट थे उस व्हाइट बॉल को लेकर उन सभी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। तो डिफरेंस क्या हुआ, बाइस और में हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज की निकालनी है, और टोटल में हमें जो भी इवेंट है उसकी कंप्लीट जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें निकालनी है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।